हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोलैलिटी। ठीक है, सोल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको हम लोग मोलैलिटी के टर्म में कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग जानते हैं। बच्चों कुछ कन्फ्यूजन रहता है कि मोलैलिटी और मोलारिटी जो होती है, ठीक है, वो एक ही जैसे होती है। ठीक है बच्चों, सिंबल भी एक ही जैसा होता है, हल्का सा प्रोनाउंसिएशन उनका अलग होता है। ठीक है ना, तो बता दो बच्चों कि इसमें हम लोग मोल पर लीटर की बात करते हैं, मतलब उसमें सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बात की जाती है। क्लियर बच्चों, जबकि जो मोलैलिटी होती है इसका जो यूनिट होता है बच्चों, इसका जो यूनिट होती है दैट इज़ मोल पर केजी। इसमें हम लोग सॉल्वेंट के अमाउंट की बात करते हैं। क्लियर बच्चों, डेफिनेशन देख लीजिए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg of solvent is called as the molality of solution। ठीक है, the unit of molality is mole per kg। ठीक है, and molality is denoted by small m। क्लियर है बच्चों, मतलब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये आपका एक या आपका चलिए मान लीजिए कि 1 किलोग्राम वाटर है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया हुआ है कि 2.5 मोल, क्लियर है, सोडियम कार्बोनेट घोल दिया हुआ है। क्लियर है ना, तो सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या होगी? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है ना, ये सॉल्यूशन की बात नहीं करते बच्चों, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट के अमाउंट की बात करते हैं। क्लियर है ना, जब ये सॉल्वेंट होता है उस सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट है उसका कितना मोल घुला हुआ है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों, तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा बच्चों? मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, किस में बच्चों? किलोग्राम में। सिंबॉलिक फॉर्म में मोल्स को दिखाते हैं हम लोग एन से, और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग डब्लू या एम से दिखा सकते हो, लेकिन जनरली चूँकि एक ही जैसे टर्म आने लगते हैं इस वजह से हम लोग इसको कैपिटल डब्लू से दिखाते हैं। क्लियर बच्चों, तो ये हो गया इसका बेसिक फार्मूला। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे मान लीजिए ये जो सॉल्वेंट का अमाउंट है अगर किलोग्राम में ना दे करके ये अगर ग्राम में दिया गया है तो ये फार्मूला हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में दिया हुआ है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट क्या करेंगे हम लोग? 1000 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका 1000 आ जाएगा। क्लियर बच्चों, अब मान लीजिए डायरेक्टली मोल्स ना दे करके अमाउंट दिया गया है, तब ये फार्मूला क्या हो जाएगा? W इंटू 1000, ठीक है, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट विच इज़ इन ग्राम। क्लियर बच्चों, तो ये इसी फार्मूले के डिफरेंट फॉर्म है बच्चों। ठीक है, इसमें हम लोग अमाउंट दिया गया हो तब इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मोल्स दिया गया हो, ग्राम सॉल्वेंट का ग्राम अमाउंट दिया गया हो तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एक ही फार्मूला याद रखिए। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये n क्या है, तो मोल्स है। अगर अमाउंट दिया गया है तो क्या करना पड़ेगा आपको? उस अमाउंट को आपको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप मास निकाल आपका मोलैलिटी निकाल सकते हो। क्लियर है, और ये जो W है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये किस में लेना होगा? ऑलवेज आपको किलोग्राम में लेना होगा। क्लियर है बच्चों, चलिए क्वेश्चन हमने इस पे सेट किया हुआ, देखिए 3 मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर यहाँ पे क्या होगा बच्चों? सॉल्वेंट। ठीक है, पूछा गया है देन व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है, तो क्या होगा बच्चों? देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है, तो गिवन है मोल्स ऑफ यूरिया एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दोनों गिवन है। मैंने अमाउंट जो दिया गया सॉल्वेंट को उसको यहीं पे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। क्लियर है, देखिए फिर मोल्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड कर दिया, मोलैलिटी आ गई। बहुत इजी प्रॉब्लम है। क्लियर है ना, चलिए हम लोग अगला जो टर्म है कॉन्सेंट्रेशन यूनिट, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो बच्चों अगली जो यूनिट है कॉन्सेंट्रेशन की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द मोल फ्रैक्शन। अब बच्चों इसको डिनोट करते हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन चाई से। क्लियर है बच्चों,
तो चलिए हम बात करते हैं क्या होता है मोल फ्रैक्शन। पहले तो समझिए बच्चों, देखिए बच्चों, हिंदी या इंग्लिश कोई लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, बस आपको समझ में आना चाहिए, चीज़ें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। क्लियर है ना? जैसे मान लीजिए मोल फ्रैक्शन क्या है, दैट बच्चों ये जनरली यूज़ किया जाता है फॉर लिक्विड सोल्यूशन। जो लिक्विड सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है ना, उनमें जब आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब जनरली दोनों लिक्विड फेज में होते हैं ना, ठीक है, तो उस तरह के सॉल्यूशन को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं बच्चों? मोल फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। क्लियर है बच्चों? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका एक यूनिट है कॉन्सेंट्रेशन का। कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों इसको? जैसे मान लीजिए बच्चों, देखिए ये कोई आपका कंटेनर है, ठीक है, इसमें मान लीजिए ए और बी आपने दो कंपोनेंट मिलाए हुए हैं। क्लियर है ना? समझ आ रहा है आपको? मान लीजिए ए के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो Na है, बी का जो नंबर ऑफ मोल्स है Nb है। आप नाम से देख सकते हो मोल का फ्रैक्शन, मतलब इस मिक्सचर में ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है, इस सॉल्यूशन में कितना किसका अंश है? मोल अंश है। मोल के अकॉर्डिंग कितना अंश किसका प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों? तो इसको डिफाइन करने के लिए आप क्या करते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए हमको इसका निकालना होगा, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, तो लिखेंगे बच्चों इसका निकाल फॉर्म क्या होता है, दैट इज़ द मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, दैट मीन्स या कह सकते हो इसको मोल्स ऑफ मिक्सचर और सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों? समझ आया आपको? जैसे देखिए, जैसे मुझे ए का निकालना है तो ए के नंबर ऑफ मोल्स Na हो जाएंगे, तो Na अपॉन Na प्लस Nb। क्लियर बच्चों? अगर मुझे बी का निकालना होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Nb अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है बच्चों? देखिए, अब किसी भी सॉल्यूशन के लिए जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे हमारे दो कंपोनेंट हैं, ठीक है, इफ सॉल्यूशन इज टू कंपोनेंट सिस्टम या टू कंपोनेंट सॉल्यूशन, तो दैट इज कॉल्ड एज द बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही अगर तीन कंपोनेंट है तो कहते हैं इसको ट्राइनरी सॉल्यूशन, और चार कंपोनेंट है तो कहते हैं उसको क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों? तो जितने भी बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं बच्चों, उनके लिए द मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों? ऑलवेज 1 होता है। तो ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आप इसको निकाल भी सकते हो। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है बच्चों? तो दैट इज़, यहाँ से देखिए मोल, तो यहाँ हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो ये आपका तो Nb अपॉन Na प्लस Nb। क्लियर बच्चों? दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो न्यूमरेटर क्या हो जुड़ जाएगा, तो Na प्लस Nb Na प्लस Nb कैंसिल हो, कितना आ जाएगा बच्चों? ये n 1 आ जाएगा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू 1, ये ऑलवेज होता है। क्लियर बच्चों? देखिए, ये तो मान लीजिए दो कंपोनेंट सिस्टम है। मान लीजिए सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट हो वो दो या दो से अधिक हो, मान 3 हो जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा? 3 होगा तो समेशन ऑफ, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C इक्वल टू 1 हो जाएगा। 4 कंपोनेंट होंगे तो क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ C प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ D इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी जितने भी सॉल्यूशन में ith कंपोनेंट होंगे तो समेशन ऑफ I इक्वल टू कितना होगा बाबू?
मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ऐसे हम किसी भी सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? आई होप आपको समझ में आया हो। बच्चों मैंने बताया आपको कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो आप। तो मोल फ्रैक्शन जिस भी कंपोनेंट का निकालना होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये कह सकते हो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों? तो जैसे मान लीजिए हम लोग को अगर मोल्स निकालना हो, जैसे मान लीजिए एक जनरल फार्मूला दिया जाए मोल फ्रैक्शन का, जनरल फार्मूला एक हम बात कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट होगा, ठीक है, तो मोल्स ऑफ is कंपोनेंट, ठीक है, समझ रहे हो आप, एंड समेशन ऑफ टोटल मोल, जितने भी आपके मोल्स, जितने भी आपके कंपोनेंट होंगे सभी का सम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चों? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। जैसे एक मेडिकल करते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए इफ 46 ग्राम ऑफ C2H5OH mixed with 18 या 36 ग्राम ऑफ H2O, then find the mole fraction, find the mole fraction of each component। क्लियर बच्चों? जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको कि अगर 46 ग्राम एथिल अल्कोहल को मिक्स करते हैं हम लोग 36 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है, देन फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो दोनों के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं बच्चों। क्लियर है ना? तो देखिए प्रॉब्लम आपको समझना है बहुत आसान। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चों ये आपने एक कंटेनर लिया, इसमें मिला दिया आपने एथिल अल्कोहल को, कितना, 46 ग्राम। क्लियर है? और दूसरा जो कंपोनेंट है बच्चों वो है वाटर, कितना मिलाया आपने, 36 ग्राम। ठीक है, समझ में आपको? तो पूछ रहा है कि दोनों के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे। क्लियर है बच्चों? तो आपको ये मोल तो दिया नहीं गया है, ये तो दिया गया है अमाउंट, ये भी अमाउंट दिया गया है। तो आप मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? तो बच्चों क्या करेंगे, इस अमाउंट को पहले हम लोग मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना? मोल्स में जानते हैं हम लोग कि अमाउंट और गिवन है, ठीक है, और मोल्स निकालना हम लोग को, तो मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इक्वल टू होता है आपका अमाउंट अपॉन मोलर मास। क्लियर बच्चों? तो उस फॉर्मूले को यूज़ करके थिंकिंग प्रोसेस में देखिए क्या बच्चों, अगर मान लीजिए देखिए अमाउंट दिया गया हो ना, अगर भी अमाउंट दिया गया है तो आपको मोल्स फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर है? फिर आप मोल निकालिए तो फिर आप लोग यहाँ से मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हो। समझ में आया आपको? फिर आप मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, बट आपको अगर अमाउंट दिया गया है तो सीधे आप मोल फ्रैक्शन नहीं फाइंड कर सकते, आपको मोल पहुंचना होगा, फिर मोल से मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। क्लियर है ना? अगर इसको सीधे निकाल दोगे, ठीक है, तो वो अलग टर्म कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द मास फ्रैक्शन। अभी मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ कि ये मास फ्रैक्शन क्या होता है। क्लियर बच्चों? चलिए, तो क्या हो जाएगा, तो पहले मोल्स ऑफ C2H5OH, सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिख सकते हैं NC2H5OH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट अपॉन मोलर मास, तो 46 अपॉन एथिल अल्कोहल का जो बच्चों मोलर मास होता है M of C2H5OH, ये होता है 46 ग्राम पर मोल। क्लियर है बच्चों? तो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर है? ऐसे ही मोल्स ऑफ वाटर, तो फिर वही चीज़ अमाउंट अपॉन मोलर मास। क्लियर है? तो अमाउंट कितना है इसका, 36, और H2O का मोलर मास पता ही है आपको कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल, तो 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, कितना है आपका 2। क्लियर है बच्चों?
2 मोल्स आया। क्लियर है ना। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए मोल फ्रैक्शन अगर निकालना हम लोग को तो पहले हम निकालते हैं C2H5OH का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH अपॉन टोटल मोल्स, यानी मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस मोल्स ऑफ H2O। क्लियर बच्चों। तो कितना है, इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके 1 और इसका 1 प्लस इसका 2, तो क्या हो जाएगा 1/3। क्लियर है ना। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको डायरेक्टली निकालना है तो निकाल सकते, आप ऐसे निकाल सकते हो। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ H2O, ठीक है, अपॉन टोटल मोल्स, यानी मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस मोल्स ऑफ H2O। क्लियर है ना। तो मोल्स ऑफ H2 इज़ 2 और 1 प्लस 2, ठीक है, तो दैट इज़ इक्वल टू 2/3। क्लियर है बच्चों। आप इसको यहाँ नहीं करना चाहते थे, अगर बाइनरी सोल्यूशन है तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। क्या आप अप्लाई कर सकते हो ये फॉर्मूला जो क्या है आपका, दैट इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू 1। इसका आपने पहले ही फाइंड कर लिया तो 1/3। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इक्वल टू कितना हो जाता है बच्चों 2/3। तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। क्लियर है ना। ये बहुत इजी प्रॉब्लम है, बट आपको कॉन्सेप्ट उसमें समझना है कि क्या करना है आपको, ठीक है। अगर अमाउंट दिया गया है तो मोल्स निकालिए, फिर मोल फ्रैक्शन निकालिए, और मोल्स दिए गए हैं तो सीधे मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है ना। तो ये आपको समझना होगा। क्लियर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। जैसे हम लोग मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करते हैं, वैसे हम लोग मास फ्रैक्शन और वॉल्यूम फ्रैक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए दो सब्सटेंस हैं, अगर उनको मान लीजिए दो कंपोनेंट हैं, ठीक है, मान लीजिए ए, ठीक है, और बी, दो कंपोनेंट हैं, समझ में आ रहा है। तो मान लीजिए अगर इसका कुछ वेट ऐड किया जाता है, मतलब WA, और इसका कुछ वेट है ऐड किया जाता है, तो ऐसे भी NCERT में क्वेश्चंस दिए आते हैं, या आगे भी आप, ठीक है, जिसमें पूछ दिया जाता है कि इस मिक्सचर में दोनों का मास फ्रैक्शन ज्ञात कीजिए। क्लियर है बच्चों। मास फ्रैक्शन, ठीक है, तो क्या हो जाए, जैसे आपने मोल फ्रैक्शन निकाला वैसे मास फ्रैक्शन, ठीक है। तो मास फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे आपने मोल्स को डिफाइन किया वैसे मास भी डिफाइन कर लीजिए। क्लियर है। यानी मास ऑफ ए, ठीक है, अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों। यानी कह सकते हो आप कि WA अपॉन इक्वल टू हो जाएगा अपॉन WA प्लस WB। क्लियर बच्चों। ऐसे मान लीजिए ये तो कंपोनेंट A का हो जाएगा, ठीक है, कंपोनेंट A का हो जाएगा मास फ्रैक्शन ऑफ A हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए पूछा है आपसे कि मास फ्रैक्शन ऑफ B क्या हो जाएगा, बहुत आसान है। तो मास फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ B, वेट ऑफ B अपॉन WA प्लस WB। क्लियर है। और जो कॉन्सेप्ट आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर रहे थे कि मास फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मास फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, वैसे यहाँ पे भी मास फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मास फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू 1 यहाँ पे भी आएगा। बिकॉज फ्रैक्शन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने ये किया, एक सर्किल लिया, इसका हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। तो 4 का अगर एक पार्ट लेते हो आप तो आपने कुल कितना पार्ट लिया, 1/4, ठीक है। तो दैट, और कितना रेस्ट आपका बाकी कितना है, तो 3/4, ठीक है। तो दैट इज़ अ पार्ट फ्रैक्शन। इसका हमने 1 पार्ट क्या कर दिया, कलर कर दिया,
ठीक है, और जो अनकलर्ड पार्ट है वो कितना है बच्चों, 3/4 है। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। तो हम लोग यहाँ पे मास फ्रैक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक बच्चों, ऐसे ही हम लोग वॉल्यूम फ्रैक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 कंपोनेंट आपने लिया और दोनों को आपने किसके अकॉर्डिंग ऐड किया, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ऐड किया। जैसे मान लीजिए 2 कंपोनेंट लिया, ठीक है, ए और बी, ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया, पूछ दिया जाए कि वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या है इनका। ठीक है, तो लिखेंगे वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी। ठीक है, तो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी। क्लियर बच्चों? तो वॉल्यूम फ्रैक्शन या मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, जिस भी तरह का प्रॉब्लम आएगा आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक तरफ मूव करते हैं। जैसे वैसे हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं मास फ्रैक्शन पे और वॉल्यूम फ्रैक्शन पे। जैसे मान लीजिए कहा हमने कि इफ 6 ग्राम ऑफ यूरिया added in आप इसको यूरिया की जगह कर सकते हो, वाटर कर लो। इफ 6 ग्राम ऑफ वाटर is added into 10, या आप कर सकते हो 14 कर लो इजली, 14 ग्राम ऑफ C2H5OH, ठीक है, देन find the mass fraction of each। ठीक है ना? तो दोनों का मास फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन या मिक्सचर। ठीक है बच्चों? तो मिक्सचर में दोनों का मास फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन ज्ञात करना है आपको। क्लियर है ना? फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए गिवन क्या है, मास ऑफ H2O, ठीक है ना, दैट इज द 6 ग्राम। क्लियर है? एंड मास ऑफ C2H5OH, ठीक है, कितना दिया है बच्चों, 14 ग्राम। क्लियर है? तो मास फ्रैक्शन निकालना है, बहुत आसान है। यानी मास फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना हो जाएगा, तो मास फ्रैक्शन ऑफ H2O, ठीक है, मास, इसको हम मान लीजिए कह लिया हम लोगों ने W1 कह लिया, इसको हम लोग W2 कह लिए, ठीक है, तो दैट इज़ W1, तो H2O, तो दैट इज़ द W1 अपॉन W1 प्लस W2। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 6/6 प्लस 14। क्लियर है बच्चों? तो ये हो जाएगा 6/20। क्लियर है? आप डिवाइड कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो ऐसे भी। क्लियर है ना? सेकेंड, देखिए मास फ्रैक्शन ऑफ हम लोग को निकालना है H2O, तो मास फ्रैक्शन ऑफ C2H5, H2O निकाल चुके हम लोग, C2H5OH, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये, तो दैट इज द मास ऑफ C2H5OH W2 और W2 अपॉन W1 प्लस W2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 14 अपॉन आपका 6 प्लस 14, तो दैट इज़ 14/20। क्लियर बच्चों? यहाँ पे देखिए मास फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस मास फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट मिला कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा आप इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। एनसीईआरटी में और भी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम दिए गए हैं, वहाँ पे देखो बच्चों आप कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर के, दे दिया कि क्लोरोबेंजीन क्या है,
कार्बन टेट्राक्लोराइड करके दे दिया, तो बच्चे उस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या पूछा जा रहा है, मास फ्रैक्शन पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है कि वॉल्यूम फ्रैक्शन पूछ रहा है। क्लियर बच्चों। जैसे एक प्रॉब्लम ले लो, हम लोग करते हैं। जैसे देखो जो जिस वॉल्यूम फ्रैक्शन पूछ देगा तो बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये कोई कंटेनर है, ठीक है ना। इसमें हमने क्या किया कि लिया कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया, ये भी लिक्विड होता है, ठीक है। तो इसका लिया हमने 50 ml। क्लियर है, समझ में आया आपका। और हमने दूसरा जो लिया वो लिया हमने बेंजीन, और ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज बोथ आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड बोथ आर इन लिक्विड फॉर्म। इसका हम लोग ले लेते हैं 25 ml। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है। हमने दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिलाएंगे बच्चों, तो सॉल्यूशन जो होगा वो होमोजेनियस होगा। पूछो क्यों होमोजेनियस होगा, तो आपको नहीं पता है, ठीक है। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, तो दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। सॉल्यूशन जो होगा वो होमोजेनियस सॉल्यूशन होगा। क्लियर है बच्चों। तो दोनों का वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या होगा, तो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ CCl4 लिखिए, द वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ CCl4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ CCl4 अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है ना। यानी V1 अपॉन V1 प्लस V2। क्लियर है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, इसका जो वॉल्यूम है दैट इज़ द 50 ml, ठीक है, अपॉन 50 प्लस 25, तो दैट इज़ इक्वल टू 50 अपॉन 75, ठीक है बच्चों। तो आपका हो जाएगा 2/3। समझ में आ रहा है आपको ना, 2/3 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ इतना, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ इतना, दोनों को मिला के 1 होना चाहिए, ठीक है। आपने इसका निकाल लिया, 1 में सटा दो, निकल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। या डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हो, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ C6H6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ बेंजीन V2 मान लीजिए, V2 अपॉन V1 प्लस V2, तो कितना हो जाएगा 25 अपॉन 50 प्लस 25, 25 अपॉन 75, दैट इज़ द 1/3। क्लियर बच्चों। देखो, और दोनों का मिला के अगर फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है, मास फ्रैक्शन है, वॉल्यूम फ्रैक्शन है, तो देख रहे ना दो कंपोनेंट हैं, तो दोनों का सम कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है ना, इजीली फाइंड कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो ऐसे हम लोग, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन और वॉल्यूम फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वेरी स्पेशली मोल फ्रैक्शन, ठीक है, और मास फ्रैक्शन एंड वॉल्यूम फ्रैक्शन। क्लियर बच्चों। और तीनों को आप चाहो तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है उसे दिखा सकते हो, ठीक है। दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कॉल्ड एज द चाई। क्लियर है बच्चों। अब मैं आपको बच्चों कुछ ऐसे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स बनाता जा रहा हूँ, ठीक है, जो जनरली यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। जिसमें आपका पहला आता है फॉर्मेलिटी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो, फॉर्मेलिटी इज जस्ट सिमिलर टू मोलारिटी, ठीक है। जैसे मोलारिटी होती है ना, वैसे ही ठीक फॉर्मेलिटी होती है, बट फॉर्मेलिटी जो होती है बच्चों, दैट इज़ वेरी स्पेशली used for आयनिक कंपाउंड। जब आयनिक कंपाउंड्स के हम लोग सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को बताना होता है बच्चों, तो वहाँ पे हम लोग मोलारिटी की बजाय फॉर्मेलिटी पे की बात करते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें हम लोग फार्मूला मास की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। समझ आ रहा है आपको। और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, उनका एक फार्मूला मास होता है। क्लियर है। जैसे मान लीजिए NaCl है ना, ठीक है, तो इसको हम लोग जनरली, चूँकि आयनिक कंपाउंड को हम लोग
प्रैक्टिस में तो यही है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं, एक्चुअली इनका जो होता है, इनके लिए हम यूज़ करते हैं दैट इज़ अ फार्मूला मास। क्या यूज़ करते हैं बच्चों? तो फार्मूला मास की बात करते हैं। तो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग मोलैरिटी से थोड़ा सा अलग सा चीज़ यूज़ करते हैं, बट ये सिमिलर टू मोलैरिटी ही समझ लीजिए, बिल्कुल मोलैरिटी जैसे ही है, ठीक है। जैसे डिफाइन करना हो फॉर्मेलिटी, तो जस्ट आपने जैसे मोलैरिटी डिफाइन किया था ना, वैसे आप इसको डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है? यानी ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ solute present in 1 liter or 1000 ml of solution is called as formality of solution। ठीक है, फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल F, ठीक है, एंड यूनिट इज ग्राम फॉर्मूला मास पर लीटर, ग्राम फॉर्मूला मास पर लीटर, ठीक है, जस्ट सिमिलर टू मोल पर लीटर, बिकॉज ग्राम फॉर्मूला मास इज कॉल्ड एज द मोल्स। क्या कहते हैं बच्चों? इसको मोल्स कहते हैं। ग्राम फॉर्मूला मास इज कॉल्ड एज द मोल्स, तो मोल पर लीटर के सिमिलर होता है। क्लियर बच्चों? फॉर्मूला वही निकल के आएगा आपका, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज द ग्राम फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये ऑलवेज इन लीटर होगा। क्लियर बच्चों? वही ग्राम फॉर्मूला मास इज सिंपली कॉल्ड एज द मोल्स। क्लियर बच्चों? समझ आ रहा है? तो ग्राम फॉर्मूला मास लेकर के हम लोग उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे, इजीली मोलैरिटी निकल जाएगी आपकी। ठीक है बच्चों, एक और टर्म आता है, ठीक है, जो जनरली यूज़ तो नहीं किया जाता है बट जानना चाहिए आपको। एक टर्म आता है सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज द डीमल। क्या आता है बच्चों? डीमल आता है, ठीक है। व्हाट इज़ डीमल? देखो बच्चों, डीमल एक्चुअली मोलैरिटी का ही एक स्पेशल फॉर्म होता है, ठीक है ना। यानी अभी वो क्या चीज़ है, तो एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर मोल पर लीटर सॉल्यूशन, और कह सकते हो मोलैरिटी ऑफ solution is called as डीमल। क्लियर बच्चों? क्या मैंने कहा? व्हाट इज़ डीमल? तो डीमल कोई अलग से कोई कॉन्सेंट्रेशन यूनिट नहीं है, बस एक टेम्परेचर उसमें डिफाइन कर देते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन होती है, जो मोल पर लीटर सोल्यूशन होता है, ठीक है, या मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हो इसको, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द डीमल, ठीक है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस सोल्यूशन पर, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो सोल्यूशन की मोलैरिटी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? डीमल कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक जो है सोल्यूशन जो कॉन्सेंट्रेशन के जो यूनिट्स होते हैं वो टोटली बच्चों पूरा हो गया। अगला जो बच्चों लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो अगर आपको समझ में आते हैं तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बच्चों बहुत आसान होता है। तो अगला नेक्स्ट जो लेक्चर है उसका इंतज़ार करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।